नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े युद्ध ने दस्तक दी है और उसका सबब एक तरह से बना है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ऐसा क्यों? पहले बांग्लादेश में नरसंहार करने वाली पाक की सेना अब अफगानिस्तान को तबाह करने की धमकी दे रही है। बार बार अफगान की धरती पर हमले को अंजाम दिए जा रहे हैं। झूठे आरोपों को आधार बनाकर शांत इलाकों को युद्ध में झोंकने की तैयारी है। इससे तमाम आरोप, तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आती है और इसके पीछे का मकसद बताया जा रहा है खनिज और अमेरिका के लिए एक तरह से रास्ता तैयार करना। लेकिन जब तालिबान ने जवाबी हमला शुरू किया तो सीजफायर के लिए पाक के हुक्मरान अब परेशान हो रहे हैं और बात नहीं बनी तो बताया जा रहा है कि एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान को सीधे सीधे धमकी दी है। तोड़ा बोरा हमले की पाकिस्तान ने याद दिलाई है और कहा कि हमला अगर हुआ तो तालिबान कड़वा घूंट पीना होगा। उन्होंने कहा कि हमने तालिबान के विश्वासघात को सहन किया, दिल्ली के इशारे पर काबुल काम कर रहा है, यहां तक उनकी तरफ से बात कही गई। यहां पर भी एक बार फिर से उनको भारत की याद आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक तरह से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, ये कहना है इनके ख्वाजा आसिफ का। 4 से 5 बार समझौते हुए, लेकिन 4 से 5 बार समझौते से पीछे तालिबान हटा है, ऐसा आरोप है। इस्लामाबाद की तरफ आंख निकाल लेंगे अगर देखा तो ये भी तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही ख्वाजा आसिफ कहते हैं आतंकवाद के लिए पाकिस्तान में तालिबान जिम्मेदार है। ये अपने आप में तमाम बड़ी बातें हैं। दरअसल समझिए कि तुर्की में वार्ता हो रही थी, पहले दोहा, कतर और तुर्की, ये तीसरे दौर की बातचीत थी और ये जो बातचीत है वो एक तरह से विफल रही, बेनतीजा रही। और बेनतीजा इस तरह की रही कि उसके बाद में तो पाकिस्तान के जो नेता थे वो तालिबान को कई तरह से अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे। कई बार कुछ रिपोर्ट्स में तो बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वार्ता विफल होने के बाद तालिबान ने कहा था कि पाकिस्तान अफगान में खतरनाक मोड़ पर तनाव है। पाकिस्तान को तालिबान की सीधी ये धमकी है कि काबुल पर हमला तो इस्लामाबाद को उड़ा कर रख देंगे। पाकिस्तान ने बमबारी अगर की तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब जवाब में इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा, ये तालिबान की धमकी है। तो ये कहा जाए कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ धमकियां देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लगातार दोनों तरफ से गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर चीज में भारत को याद करने वाला पाकिस्तान अब जब अफगानिस्तान के साथ में वार्ता विफल होती है तो इस दौरान भी उसको भारत की याद आ जाती है। सवाल इस बीच तमाम खड़े होते हैं, क्या ख्वाजा आसिफ डर की वजह से अफगान को धमका रहे हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया का नाम लेकर एक तरह से अपनी नाकामियों को छिपा रहा है, जो इनकी एक तरह से आदत होती है? और करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा उनसे चर्चा करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। शरदेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में इस चर्चा में। और साथ ही साथ मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार मुकीम अहमद भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं सबसे पहले शरदेंदु जी आप ही का रुख करना चाह रही हूँ। सर, ये जो वार्ता है, ये वार्ता कितनी इंपॉर्टेंट आपको नजर आती है? क्योंकि ये तीसरी दौर की वार्ता मानी जा रही थी, हालांकि इसका चौथा चरण इसे कहा जाए, लेकिन ये तुर्की तीसरे दौर की वार्ता थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और दोनों तरफ से बड़े स्तर पर एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला चल रहा है। देखिए, ये वार्ता उस समय फेल हुई जब दो बहुत महत्वपूर्ण देश कतर और टर्की इसकी मध्यस्थता कर रहे थे और एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच में सीज फायर को फर्दर प्रोलॉन्ग किया जाएगा। 19 तारीख को सीज फायर की घोषणा हुई थी दोहा में, उसी के कंटिन्यूएशन में बात चल रही थी। और जिस तरीके से लोगों ने बातचीत की, जो बात करने का तरीका था वो चिंताजनक है। दो कंट्री के हेड इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से बातें नहीं करते हैं। काउंटर ब्लेम काउंटर ब्लेम का ही सिलसिला चलता रहा रादर देन किसी एक सोल्यूशन पे निकलने के लिए। और पाकिस्तान चाहता था कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी का तो खात्मा करे, लेकिन अफगानिस्तान की कोई भी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। वो अफगानिस्तान को बोलता था कि बीएलए भी आपके यहाँ शरण लेता है, टीटीपी आपके यहाँ शरण लेता है, हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे, हम एयर वायलेशन भी करेंगे, हम आपकी सोवरेनिटी
सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी मानेंगे नहीं और हम अपनी मनमर्जी तरीके से तालिबान को कंट्रोल करेंगे, कोई भी देश इसको नहीं मानेगा। आपको सबसे पहले उसकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को मानना पड़ेगा, उसकी जो बाउंड्रीज है उसको मानना पड़ेगा, एक एमिकेबल एनवायरमेंट, एक पहले तो नो फर्स्ट यूज या सभी तरीके के जो ऑपरेशन है उसको सीज करने की बात करनी। देखिए पीस प्रोसेस जब होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी समय लग जाता है। आप टेबल पे जब आप पीस का कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं और बाय द टाइम जब आपके इंस्ट्रक्शन आपके सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचते हैं, जो इसका टाइम लैग होता है उसमें तमाम तरीके के ऑपरेशन हो जाते हैं। लेकिन आप पीस टेबल पे ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है। आप एक कंट्री के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक कंट्री के अगेंस्ट इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चिंताजनक है। और वहीं अफगानिस्तान का कहना था कि उसका टीटीपी से कुछ लेना देना नहीं है, टीटीपी आपकी समस्या, आप इसको हैंडल करिए, हमारे यहाँ टीटीपी कोई शरण नहीं लेता है, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को आप बढ़ावा देते हैं, बीएलए का कोई नुमाइंदा हमारे नहीं है, अगर आपकी बीएलए की प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करिए, आपकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ एयर वायलेशन ना करें, आप हमारे टेररिस्ट में हमारे टेरिटरी में घुस के इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम ना दें। आप काबुल तक के एयर स्ट्राइक कर देते हैं और सिविलियन को मार देते हैं। तो ये जो बात थी अफगानिस्तान की बहुत हद तक जायज थी। पाकिस्तान देखिए पूरी दुनिया को मालूम है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में विश्वास करता है, उसने अफगानिस्तान को वो एक इंडिपेंडेंट अलग कंट्री समझता ही नहीं है, एक बड़े भाई की भूमिका में जाता है और उसको लगता है कि वो तालिबान की सरकार पे अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इम्पोज कर लेगा। आप एक दूसरे कंट्री में जब बात कर रहे हैं, दोहा में पहले बात हुई, फिर आप इस्तांबुल में बात कर रहे हैं, इन सारी मर्यादाओं को आपको समझना चाहिए और अल्टीमेटली रिजल्ट देखिए फेल हो गया। अब क्या होगा, अब इसी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी टीटीपी के ऑपरेशन आपके ऊपर और बढ़ेंगे, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होंगे। अगर आपने फिर से काबुल पे हमले करने की कोशिश की या तालिबान के सोल्जर्स को मारने की कोशिश की तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, आपको अपनी तमाम पॉलिसीज को रीलुक करना पड़ेगा। हथियार टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म सलूशन नहीं है इस इलाके में पीस का, आपको एक अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना। अब यही डोनाल्ड ट्रंप आपके पास आएंगे और आपको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप सीज फायर करिए तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे। आप तीसरे मजबूत मुल्क की मध्यस्थता चाहते हो, उसका आप कहना मानेंगे? लेकिन शरदेंदु जी बात यह है कि पाकिस्तान तो तैयार हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद में, लेकिन तालिबान या अफगानिस्तान होगा, यह अपने आप में बड़ा एक सवाल है क्योंकि उनके साथ में अपने कॉन्फ्लिक्ट से। मैं मुकीम अहमद जी से ही रुक कर जानने की कोशिश करती हूँ। मुकीम अहमद जी, आखिर 4 दिनों तक वार्ता चली लेकिन इसके बावजूद वो विफल रही, क्या वजह आपको लगती है कि कहां पर पेच फंस रहा है, बात कहां नहीं बन पा रही है? बहुत शुक्रिया नैना जी। देखिए ये 19 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था और फिर कतर में फर्स्ट सेशन हुआ, दूसरा सेशन जो है वो तुर्की में इस्तांबुल में हुआ। तालिबान यानी कोई ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई एक कमांड ऑफ चेन नहीं है, ये तो आपको भी पता है। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिलके वो रिजीम बनाई है या वो अमारात इस्लामी के बैनर के नीचे गवर्नमेंट रन कर रहा है। अब वहां पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ इस तरफ हैं और कुछ उस तरफ हैं, कुछ की राय इधर को है और बाकियों की राय उधर को है, और फिर उनके अपने पॉलिटिकल गेन्स भी हैं, उनके अपने मफादात भी हैं, उनकी पॉलिटिकल और कुछ फाइनेंशियल एफिलिएशंस भी है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें कोई कोहेरेंस नज़र नहीं आ रहा था। वो 4 मरतबा अफगानिस्तान के डेलीगेशन ने बातें एग्री करने के बाद, काबुल से कॉल आने के बाद पलट गए। अब उसको क्या कहेंगे, या तो आइदर दे आर नॉट रेडी, या उनके पास पावर नहीं है, या उनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। अच्छा। तो ये एक इशू है कि वो फुली ऑथोराइज नहीं है, फुली पावरफुल नहीं है, या वो डिसाइसिव नहीं है। और ये उनको भी पता है कि पाकिस्तान के बगैर उनका आगे जाना मुमकिन नहीं है। ये कोई थ्रेट नहीं है, मैं एक एक्चुअल और फैक्चुअल बात कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स।
मतलब वो उनका वो ये जो अब स्टेटमेंट्स तो देखिए पब्लिक में फेस सेविंग के लिए उन्होंने भी देनी है और पाकिस्तान ने भी देनी, बिल्कुल करेक्ट, कि वो तो यही कहेंगे ना कि जी वो हमने रूस का सत्यानाश कर दिया था, हमने अमेरिका और नेटो को मार भगाया, लेकिन वो कब, क्या उन्होंने अकेले ऐसा कर दिया था? 28 मुल्कों पर मुश्तमिल नेटो उनके साथ था और उसके जो मुबस्सर कंट्री थे ऑब्जर्वर्स वो भी उसके साथ थे, तकरीबन 36 कंट्रीज थे। तो गुजारिश ये है कि वो लड़ने भिड़ने या वो पुरानी तारीख दोहराने से अफगानिस्तान की तरक्की या खुशहाली या प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब उन्होंने पहली दफा कोई हुकूमत चलानी शुरू की है, ये लोग पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं है, एक दूसरा उनको डिप्लोमेसी का तजर्बा नहीं है। अब वो जो है हर चीज को गन से, पावर से, जोर से, धमकी से चलाने की कोशिश करते हैं, विच डजंट वर्क। और दूसरा ये है कि ये भी कि उसामा बिन लादेन को बचाने के लिए उन्होंने पूरा अफगानिस्तान बर्बाद करा लिया था। अब वही हरकत वो यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं, तारीखी हरकत है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं TTP, उसको वो ये समझते हैं कि चूंकि ये दे आर फॉलोवर्स ऑफ द सेम अमीर, या वो हम कहते हैं बैत की है, यानी जैसे आप किसी गुरु की शरण ले लेते हैं, वो इस किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की हुई है और उसको वो फॉलो कर रहे हैं। यही प्ली उन्होंने उस वक्त उसामा बिन लादेन के वक्त ली थी कि वो हमारे शरण में, हम नहीं देते। उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी अफगानिस्तान की 40 साल में, लेकिन यह है कि उनको ये समझ नहीं आई कि भाई अब हमने करना क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। यही प्ली वो अब भी ले रहे हैं, तो ये उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और फिर ये है कि ये कई मरतबा, अब ये को पहली बार नहीं हो रहा ये इशू जो है पाकिस्तान के साथ, ये 800 टाइम्स रिपीट हुआ है कि जी, यानी रिपोर्ट किए गए वाकयात, फिर उसके बाद 317 मरतबा यानी प्रोटेस्ट हुआ है, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, थ्रू प्रॉपर चैनल्स, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, थ्रू फ्रेंड्स। उसके बाद भी या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी वादा कर लेते हैं, कभी फिर वो उससे मुकर जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे कि भाई जब वो आप हुकूमत साजी भी कर रहे हैं, आप हुकूमत रन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से वादा भी करते हैं, आप दूसरे कंट्रीज के सामने भी वादा करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, तो दे हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, लेकिन मुकीम जी, जैसे आपने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया, अफगानिस्तान पर आपने बात तो यहाँ पर डाली, लेकिन ओसामा बिन लादेन को तो पनाह आपने भी दी, ये भी अपने आप में बड़ा एक गंभीर हो जाता है। वेल, आज हम ओसामा बिन लादेन पे नहीं, लेकिन बात क्योंकि टकराव जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का वो बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आता है, और आज तो खासतौर से प्रेस वार्ता के दौरान जो अपने आपस में एक दूसरे पर आरोप या फिर छीटाकशी या नाराजगी जताते हुए जो नजर आए, वो तस्वीर भी पूरी दुनिया देख रही थी। वेल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 2 और खास मेहमान हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, साथ ही साथ हमारे साथ में PEF के अध्यक्ष हुमायूं इकबाल शमी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मैं अब संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। जो पत्रकार वार्ता, खासतौर से 4 दिन की पूरी चर्चा, लेकिन वो बेनतीजा, अब उसमें कई इफ एंड बट्स जो है नजर आ रहे हैं। अब उसमें बड़ी बातें ये कही गई कि ठीक है, तालिबान, जैसा भी यहाँ पर मुकीम जी कह रहे थे कि उनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, पहली बार वो ये एक तरह से सरकार चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत एक वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन गवर्नमेंट और ये कहा जाए कि ट्रेन्ड सेना अध्यक्ष है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद जो आज पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप प्रत्यारोप और जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। जो हम बड़ी तस्वीरें देख रहे थे उसमें धमकियां दी जा रही थी सीधे सीधे, वहां पर अमेरिका तक का जिक्र हो गया। तालिबान कहता है कि भाई आपके ड्रोन जो हैं वो अमेरिका के ड्रोन हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया भाई आपके पास में उनका एयरबेस है, आप कंट्रोल कीजिए। तो यहाँ पे ये अपने आप में एक अलग रूप में एक दूसरे पर ही कहा जाए कि निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संजीव जी, अब हुमायूं जी ने तो बताया, खासतौर से माफ कीजिएगा कि यहाँ पर मुकीम जी ने बताया कि क्या वजह रही है कि 4 दिन की भी चर्चा विफल रही। आपके अनुसार कहाँ पर पेंच फंस रहा है, सीज फायर को लेकर या फिर सामंजस्य बनाए जाने को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा तो संकट ये है कि और जिसकी की वजह से ये जो पूरी स्थिति वहां बनी हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो ये कि जो पाकिस्तान है की जो सरकार है वो अफगानिस्तान को जो उसका उचित सम्मान है
वो नहीं देते हैं, और अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो कि तालिबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरा, तालिबान की एक बहुत गंभीर शिकायत ये भी है कि जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो वहाँ पे हुक्मरान हैं, जो लीडरशिप है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ की पश्तून आबादी को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता। उनको एक तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने का उनके अंदर सेंस रहता है। और अभी आप देखिए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पश्तून आबादी है और जो अफगानिस्तान की जो पश्तून आबादी है, दोनों के बीच में यदि आपने बाड़ लगाने का जो काम है उसको लगातार किया है, और 2600 किलोमीटर की लंबी पूरी सीमा रेखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, और जिसको कि आपके पाकिस्तान कहता है डूरंड लाइन, लेकिन तालिबान उसको नहीं मानता। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। तो ये जो अफगानिस्तान के अंदर इस बात का भी एक सेंस रहता है, और पश्तून आबादी के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान की पश्तून आबादी हो, चाहे वो अफगानिस्तान की पश्तून आबादी हो, कि ये हमें डिवाइड करने की साजिशें रची जा रही। ये जो बाड़ लगाने का जो काम है वो पाकिस्तान के द्वारा एक डिवाइड एंड रूल करने की साजिश हमारे खिलाफ, पश्तूनों के खिलाफ रची जा रही है। ऐसा पश्तूनों के अंदर एक भावना रहती है जिसको कि पाकिस्तान को एड्रेस करना होगा। इस तरीके के जो पश्तूनों के साथ जो मिसट्रीटमेंट करना, अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिसट्रीटमेंट करना, उन्हें अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, और ये सोचना कि हम कभी भी डील कर लेंगे, आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, आपको तो सरकार चलाना भी नहीं आता है, आप तो ये भी नहीं जानते, आप वो भी नहीं जानते, सारा कुछ ज्ञान हमें ही है। तो ये जो सुपीरियरिटी, जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एक हाई हैंडेडनेस, एक जो बिग ब्रदरहुड वाला जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, उसका वो जाहिर है कि तालिबान को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। तालिबान उसका रेसिस्टेंस कर रहा है। और मेरा ऐसा, मैं आपके चैनल पे आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूँ नैना जी, कि जब तक पाकिस्तान की जो सरकार है वो पश्तूनों के साथ ठीक तरीका ट्रीटमेंट नहीं करती, जब तक कि वो अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र और एक इक्वल तरीके से उसको ट्रीटमेंट उसको नहीं देती, और डूरंड लाइन पर ये जो बाड़ लगा करके जो डिवाइड एंड रूल करने का जो सेंस उनके अंदर है, पश्तूनों के अंदर, जब तक कि उनके साथ संवाद नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर भी एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है। 2 सदस्य उसके पाकिस्तान की असेंबली में भी हैं, जो कि हमने देखा है कि समय समय पर पश्तूनों के ऊपर क्या अत्याचार होता है, उसकी आवाजें उठाते हैं। तो वो सारे जो इश्यूज हैं पश्तूनों के, उसको उन्हें एड्रेस करना होगा। एक और इशू है अफगान शरणार्थियों का इशू। ये जो अफगान शरणार्थी हैं वो अनेक कारणों से बड़ी संख्या में पाकिस्तान में रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में पश्तूनों की संख्या सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पर जो पश्तून आबादी वो अफगानिस्तान में है। लेकिन ये जो अफगान शरणार्थी हैं, उनके डिपोर्टेशन के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार कवायदें करती है, उनको भेड़ बकरियों की तरीके से जो है ट्रकों में बैठा करके और डंडे मार करके और डरा धमका करके, बिल्कुल पूरी दुनिया देखती है, हाँ, भगाया जाता है। वो भी तालिबान को पसंद नहीं आता, पश्तूनों को नहीं पसंद आता। बहुत सारे जो पाकिस्तान के पश्तून हैं, उनके सगे संबंधी अफगानिस्तान के पश्तूनों अफगानिस्तान के एरिया में रहते हैं, और वो जो पूरा बॉर्डर एरिया है वहां पर आप कभी कभी अपने सारे जो वहां पे जो ट्रांजिट पॉइंट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, कभी भी रोक देते हैं, उनके अंदर एक विभाजन को पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान को एड्रेस करना होगा। पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान के साथ और अपने वेस्टर्न फ्रंट पर शांति को स्थापित करना है, तो बेहतर है कि अपने जो रियल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें। दूसरा एक बात में, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो खतरा, जिसको मैं कहता हूँ खतरा, वो पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसका ये मंशा वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर अधिकार करने की नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लागू करना चाहते हैं। अब पहले ये पाकिस्तान के हुक्मरान सोचा करते थे कि हम अफगानिस्तान को बैकयार्ड की तरह से इस्तेमाल करेंगे। तालिबान के ये जो टीटीपी है और पूरा जो तालिबान का एस्टेब्लिशमेंट है, उनके अंदर इस बात की भी सेंस है कि वो पाकिस्तान को अपना बैकयार्ड बनाना चाहते हैं। उल्टा हो चुका है। और हमारे 2 पत्रकार जो हमारे
साथी बैठे हैं पाकिस्तान के, उनको इस बात को समझना होगा और विशेष रूप से वहां के इस्टेब्लिशमेंट को समझना होगा, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आम लोगों पे हमले नहीं करता। उसका जो मेन टारगेट है वो पाकिस्तान की सेना होती है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस होती है, और वो सीधे सीधे सेना के काफिलों पर पुलिस फोर्स पर हमले करते हैं। खासतौर से केपी के जैसे इलाकों में रिसेंटली जो तमाम बड़ी तस्वीरें आई वो उसको और तस्दीक भी करती हैं। अब मैं जल्दी से, हमारे साथ में एक और पैनलिस्ट है हुमायूं इकबाल शमी, उनका रुख करते हुए, हुमायूं इकबाल शमी, 4 बार लगातार कोशिश, लेकिन उसके बाद में वो कोशिश विफल रही। सबके अपने अपने इश्यूज हैं, पाकिस्तान अपने दावे करता है, तालिबान के अपने दावे हैं, लेकिन कहां पेच फंस रहा है शांति वार्ता के लिए? युद्ध विराम क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा ख्याल है जो सबसे पहले पाकिस्तान से ही जो मुकीम साहब आए थे, मैंने तो ज्यादा नहीं सुना उनको, लेकिन जो सुना वो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो, पाकिस्तान ने भी अब उसके बारे में जो कहा, तालिबान गवर्नमेंट नहीं कहता, तालिबान रजीम कहता है। ये वो हुकूमत है जिसको पूरी दुनिया में कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, कोई मुल्क इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी मुल्क के साथ उसके सफारती तल्लुकात नहीं है, तो वो इसको मानते ही नहीं है। और फिर ये जो जिस कतर मुआहदे के तहत, दोहा मुआहदे के तहत ये आए थे, उसमें इन्होंने यहाँ ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनानी थी, उससे भी मुकर गए। ये तो बंदूकों के जोर पर बैठे हुए हैं। अभी वहां कोई ग्रोह चल पड़ेंगे कुछ अरसे में, आप देख लीजिएगा कि ये भी आपके एक और साथी जो मेरे से पहले जो बता रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने वो तस्वीर कशी की है, और वो तस्वीर के अगर वो कहें तो मैं उनका जवाब दे दूं ताकि ये रह ना जाए कहीं। तो वो उनका कहना जो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, वो ड्यूरेंट लाइन तो इशू कोई नहीं है, इसकी इशू नहीं है कि दुनिया मानती है उसको, यूएन मानती है, सारी दुनिया मानती है। तालिबान नहीं मानते तो अफगान नहीं मानते तो ना माने। अगर ड्यूरेंट लाइन नहीं मानेंगे तो फिर अफगानिस्तान एक्सिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के तहत ही वजूद में आया था, अंग्रेजों ने दिया था, इसको बफर स्टेट बनाया था। इससे पहले तो ये बफर स्टेट थी नहीं। यहाँ तो कुछ हिस्सा ईरान के पास था, कुछ इंडिया के साथ मिलता था, कुछ ऊपर सेंट्रल एशिया मिलता था, तो उन्होंने तो बनाया था, वरना तो अफगानिस्तान ही खत्म हो जाएगा, ड्यूरेंट लाइन खत्म हो जाएगी। बाकी पश्तूनों की जहां तक बात करते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी में 40% पश्तून है। इनको शायद ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के 1970 तक जितने भी आर्मी चीफ है सारे पश्तून थे। तो ये इनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस चीज की बताने की जरूरत है। और पाकिस्तान में सारे का सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इनके पास है, इनके पास पूरे मुल्क में फैले हैं। कराची में जो है, कराची में पेशावर से ज्यादा पख्तून रहते हैं, वो सारे के सारे वहां बड़े अच्छे हैं, पंजाब में रहते हैं। तो ये तो कोई इशू है ही नहीं। आप जो मर्जी कह दें, बाकी रह गए उधर के पश्तूनों को, तो उनको फिक्र करनी चाहिए उनके पश्तूनों, क्योंकि वहां पर ये चीज है कि ये जो तालिबान गवर्नमेंट है, ये बाकी नादरन एरिया और जो बाकी उस पे ताजिक जो वहां पर तकरीबन 60% है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। और वो अब किसी वक्त भी ऐसा होगा, अभी तो पाकिस्तान ने, क्योंकि ऐसा कोई पाकिस्तान की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हालांकि पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ा दबाव है कि ये जो आप इनको क्यों बैक करते रहे, क्यों इनको क्यों आप बचाते रहे। तो पाकिस्तान ही इनको जो है बचाता रहा, वरना ये तो पिस जाने थे, नेटो ने तो इनको इनका कीमा बना देना था। तो उन्होंने बचाया इनको, तो आज ये उन्हीं के खिलाफ हो गए, बाकी रह गए। तो वो वहां से जब ये चलेंगे तो ये रजीम जो है, ये ग्रोह है, ये ग्रोह तो साफ हो जाएगा। इनको भी पता है अपनी हालत का। अब ये इनके पीछे ख्वाजा आसिफ ने बड़ा साफ साफ बता दिया है कि इनके पीछे कौन है, इंडिया की बैकिंग है जिसकी वजह से वो लोग अकड़ हैं। लेकिन वो ठीक है, चलने दें उनको, कुछ अर्सा चला लें वो अपना काम। तो ये इशू हमारे लिए कोई इतना बड़े इशू नहीं है, इंडिया टीवी के लिए काफी बड़े इशू है, लेकिन पाकिस्तान इसको मैनेज कर लेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बलूचिस्तान या केपी के आप मैनेज करते हैं, लेकिन शांति वार्ता टूटी तो उसको ठीक है, आप भारत पे फोड़ देंगे क्या हुमायूं इकबाल? मैं वही बोलती हूँ, कुछ भी दिक्कत होती है तो सीधे इसका ठीक है इंडिया पर फोड़ दो। बातचीत आप क्या नहीं बन रही तो इंडिया पे फोड़ दो, आप क्या और कोई दिक्कत होती है तो इंडिया पे ठीक है फोड़ दो। नहीं तो टॉपिक तो आप ही छेड़ते हैं ना, टॉपिक तो आप नहीं छेड़ा हुआ यहाँ पर। तो हम तो ये जो सही बात करेंगे ना, जब आप टॉपिक छेड़ेंगे यहाँ पर, इंडिया टीवी को क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले से? अरे आपके ख्वाजा आसिफ को दिक्कत है भाई, आपके ख्वाजा आसिफ बार-बार आपके ख्वाजा आसिफ इस बात का रोना रोते रहते हैं ना कि इंडिया इंडिया इंडिया। नहीं तो ये तो फैक्ट है, मैं बता देता हूँ। अभी मुत्तकी साहब आए थे तो ये इंडिया अफगानिस्तान ने यहाँ पर बमबारी की। इससे पहले ईरान ने जब इसके पहले पाकिस्तान और तालिबान, सुनिए, इसके पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत शांति थी क्या? पिछले 1 साल में कब हमले हुए, पिछले 4 साल में कब क्या हुआ, जरा जानिए। वो हमला करने की जरूरत नहीं हुई थी उनको, शांति थी या नहीं थी। ईरान ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो एक दिन पहले जयशंकर वहां पर मौजूद था ईरान में, और जब पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो ईरान वजीर खारजा आया, उसने कहा कि ये जो है ये उसके कहने के ऊपर हुआ, ये सारे का सारा हमने नहीं कहा है। एक और फोर्स भी वहां पर काम करती है। आपको पता है कि ईरान के अंदर 2 तरह की हुकूमतें चलती हैं, एक वो जा रहा है खमीनी साहब के, ये
वो उन्होंने किया था, और ये उसकी वजह से वो एक दिन पहले, ये सारी सिमिलैरिटी ऐसे तो नहीं होती ना। वहीं जिस दिन आपका कोई होती है उसी दिन साथ शुरू हो जाता है। तो मैं तो ईरान का भी बता दिया आपको, और अब तो खैर इंडिया का तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, पार्लियामेंट कह रही है वहां की, वहां पे आपके वो उसके क्या नाम है आपका, अजीत डोवल पे तो वारंट निकले हुए वहां से, वारंट गिरफ्तारी निकले हुए उसके वहां से। क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ अजीत डोवल पे तो वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं अमेरिका से। अच्छा तो अरे अगर वारंट निकले तो सुनिए, वारंट निकले तो आप गिरफ्तार करें। दिक्कत उन्हें है जो डरते हैं अजीत डोभाल से। मैं आपको बता देती हूँ हुमायूं इकबाल शमी, सुनिए दो नाम है, एक है नरेंद्र मोदी और दूसरा है अजीत डोभाल, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी थी। और यही वजह है कि आपके जो ख्वाजा आसिफ है ना, उनको भी एक डर है, जो कुछ भी हो तो बौखलाहट में वो हमेशा भारत का नाम लेते रहते हैं। कुछ बात कह रहे थे संजीव जी कुछ बात कह रहे थे, रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए इनका जो फोबिया है, इंडिया फोबिया जिसको मैं कहता हूं, इंडिया के लोग को लेकर के सारा जो इनका एक डर और भय, वो किसी भी अन्य बात को करो तो सब कुछ इंडिया के ऊपर ही थोपना चाहते हैं। आखिर ये जो फोबिया से आप बाहर कब निकलेंगे? हुमायूं साहब, आप तो बड़े आर्थिक मामलों के और बड़े अध्यक्ष हैं उसके पीईएफ के, आपके जैसे व्यक्ति को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मिलिट्री तो कम से कम बात करे तो समझ में आता है उसका फोबिया। वो हमने उनको 4 बार हराया है, लेकिन आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप तो वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको तो ऐसी बात करना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगना चाहिए कि हम इसके बारे में कंस्ट्रक्टिव सलाह भी आपको दे रहे हैं। मैंने स्वयं कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्यों चल रहा है, जरा बताएंगे आप मेरे को? तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्यों चल रहा है? पश्तून बल्ले बल्ले है, सब कुछ बहुत हंकी डोरी है। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तहफ़्फ़ुज़ शब्द वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो असुरक्षित हैं। आपके बलूच लोग इतने बड़े विद्रोह क्यों कर रहे हैं? वो असुरक्षित हैं। हमारे जो कश्मीरियों के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है वो असुरक्षित हैं। सिंध है आपका, उसमें लगातार हिंदुओं की और सिखों की और क्रिश्चियंस की संख्या कम होती जा रही है। क्यों हो रहा है? आपके अंदर, आपके राष्ट्र में पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है। उस पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन को जब तक आप बना के रखेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। और उसका ठीकरा यदि आप भारत के ऊपर छोड़ना चाहेंगे तो भारत का कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली इसका जो नुकसान आप ही को होगा। और ये जो बेसिक इश्यूज हैं उसको आप एड्रेस करें, डिनायल में मत रहिए। हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने से नहीं चलेगा, आपको अपने इश्यूज खुद एड्रेस करने पड़ेंगे। मैं शरदेंदु जी सारा कुछ इंडिया के ऊपर, मैं शरदेंदु जी का रुख करूं, लेकिन मैं एक बार हुमायूं इकबाल शमी को बता दूं कि सुनिए, 2021 से लेकर अभी तक आपने जब ये कहा कि भाई अभी जब विदेश मंत्री इंडिया पहुंचे अफगानिस्तान के, तो उसके बाद में हमले यहाँ पर हुए, और आपने एक मनगढ़ंत कहानी बताई कि वहां पर विदेश मंत्री से अजीत डोभाल थे। मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक जरा समझ लीजिए कि अभी तक 2021 में टीटीपी के हमले किस रूप में 3 गुना हुए। 2021 में 207 हमले हुए, 2023 में 885, 2024 में 1081 लोगों की जानें गई हैं, इस रूप में हमले हुए हैं। और आपको एक अलग ही ठीकरा फोड़ना है, फोबिया की बात है तो फोड़ते रहिए शरदेंदु जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सर कि यहाँ पे अमेरिकी हथियारों का जिक्र बार बार लगातार किया गया, क्योंकि यह भी कहा गया कि जो हमले हुए उसमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल टीटीपी की तरफ से किया गया। और जब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात हो रही थी तो इनके मेजर जनरल असलम जो है उनकी तरफ से बाकायदा इस बात को मेंशन भी किया गया, वो टीटीपी अफगानिस्तान को धमकी दे रहे थे। और फिर बाकायदा उसमें यह भी जिक्र हो गया कि भाई आपके अमेरिका के साथ में तो हमारे और आपके दोनों के समझौते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो भी स्टेटमेंट आता है वो एक कलर्ड विजन के थ्रू आता है। उनका एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव, अलग तरीके की सोच है, और काफी हद तक वो सोच में बदलाव नहीं करना चाहते। आप कोई सोच बताइए, लेकिन जब आप किसी एक कंट्री से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उसके मुताबिक या समय के हिसाब से आपको सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप भी अभी प्री 2021 की सिचुएशन में रहेंगे कि तालिबान आपका छोटा भाई, तालिबान की आपने पूरी मदद की, तालिबान के आपने सत्ता में लाने में पूरा जोर लगा दिया, और जब वो सत्ता में आया तो एक अलग तरीके का यूफोरिया था पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने जंग जीत लिया। आपको इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वहां पे एक फुल फ्लेज्ड सरकार है जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, वो नेशन के रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डअप में इन्वॉल्व है। 4 साल से एक स्टेबिलिटी दी थी। कुछ इश्यूज हैं जिसमें वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स के इशू हैं।
अगर उसको वो रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट की तरफ वर्क करेंगे और जिसको तमाम कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। रशिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया, हिंदुस्तान का वहां पे एम्बेसी फुल फ्लेजेड आ रहा है और तमाम तरीके के डेवलपमेंट जो हो रहा है, जिस दिशा में अफगानिस्तान बढ़ रहा है वो काबिल तारीफ है, इसको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान उसकी हिमाकत करें, उनके हुक्म ले। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो आपकी कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। और टीटीपी की प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लेम कर सकते तो आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करिए, क्यों नहीं वो बॉर्डर की ठीक से मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों इस तरीके का ट्रांस बॉर्डर अगर टेररिज्म हो रहा है, अगर टीटीपी अफगानिस्तान से हथियार लाके आपके यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर रहा है, तो आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराइए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनको प्रोफेशनलिज्म लाइए, रादर देन आप अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं। अफगानिस्तान तो आपके साथ बात करने गया था दोहा में, 19 अक्टूबर को सीज फायर के लिए तुरंत एग्रीमेंट कर लिया। 4 दिन से इस्तांबुल में बात चल रही है और बात किस बात पे आपने इसको नकारा है, जो कि आपका खुद आपको मैनेज करना चाहिए। बीएलए की प्रॉब्लम अफगानिस्तान कहता है वो पाकिस्तान प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है, आपकी प्रॉब्लम, आप उसको रिजॉल्व कर दिया। आप बलूचिस्तान के हक और हुकूक वहां देना नहीं चाहते, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से आप सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, आम नागरिक आपके मेन स्ट्रीम से अलग होता चला जा रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वही बात अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी की आपकी प्रॉब्लम है, हमारे यहां से हम अपनी सरजमीन से कोई टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ना माने, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एट इंप्यूनिटी आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके वहां कत्लेआम मचाएं, एयर स्ट्राइक करें, काबुल को ध्वस्त करें और अपनी मनमानी तरीके से वहां पे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाएं। और जबकि आपका खुद का कंट्री जो है वो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग करता है, तमाम तरीके के जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तमाम तरीके के कैंप चलाता है, ट्रेनिंग करता है। जब आप एक टेररिस्ट स्टेट हैं, आप टेररिज्म की इतनी मदद करते हैं, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में विश्वास करते हैं, तो आपके मुंह से ये सारी भाषाएं अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिस तरीके से बात हुई थी, देखिए जो बड़े फ्लिमजी ग्राउंड पे आपने ये स्टॉक टेबल को खत्म किया है, आपका कोई हक नहीं बनता था। एक बड़े दो कंट्री आपकी मध्यस्थता कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में क्या होता है, पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। सुनिए दूसरी ये बात, 2 कदम, ये इमीडिएट एक्शन नहीं होता। आप इमीडिएट रिजल्ट कैसे चाहते हैं कि तालिबान आपकी गिरफ्त में आ जाए, अफगानिस्तान आपके लाइन ऑफ थिंकिंग को टो करने लगी, ये नहीं पॉसिबल है। आप कहीं ना कहीं हर बार डिप्लोमेसी में फेल होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ एक भाषा समझते हैं जो आपसे स्ट्रांग है, जो आपके ऊपर तमाम तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन ला दे और जिससे आप अपनी इकोनॉमिक मदद ले सकें, आपको फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड मिल सके, उस कंट्री की आप बात मान लेते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। चाइना को आप, चाइना अगर मध्यस्थता करता तो आप ऐसे बाहर निकलते, अमेरिका मध्यस्थता करता तो आपकी ये हिम्मत थी, क्योंकि वहां टर्की और कतर थे और अफगानिस्तान था, तो आपने बाई ऑल मीन्स उसको वॉकआउट किया। जबकि ऐसे, और यही आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जब ईरान जाते तो कहते हैं हम एमिकेबली इसको रिजॉल्व कर लेंगे। एक जगह 4 दिन की वार्ता फेल होती है और दूसरी जगह आप ईरान में आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व। तो कितना डाइकॉटमी है आपकी सोच में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, 2 कंट्री के रिलेशन इस पे बेस्ड नहीं होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और एक तरीके का देखिए, जी, लेकिन सर जो बार बार बात यही होती है कि आखिर वो डिप्लोमेसी क्या अलग अलग लेवल पे क्या फेल हो जाती है। मैं यही सवाल लेकर जो है रुक कर रही हूँ मुकीम अहमद का। मुकीम जी, जैसे कि अभी शरदेंदु जी ने भी कहा कि हर देश की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है और पेशेंस के साथ में चीज़ों को डील करने की बात होती है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई इस पूरी वार्ता के बाद में कि अब पेशेंस जो है वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान का, और यही बात अफगानिस्तान तालिबान की मीडिया की तरफ से भी कही जा रही है कि उनका सरकार, उनके मंत्री यही बात कहते हैं कि पेशेंस अब खत्म हो चुका है। अब दोनों तरफ से पेशेंस खत्म होने की बात हो रही है, तो कहाँ टकराहट अब नजर आ रही है ये? अच्छा, देखिए काफी सारी बातें हो गई और 12 मिनट आपके ये जो अभी स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने की, 7 मिनट तक संजय साहब ने बात की, अब 3 मिनट मुझे दे दें। आपकी मेहरबानी। ये टॉक्स खत्म नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा आया। कल सफीर हैं उनके अफगानिस्तान के कतर में, सुहेल शाहीन, जो तालिबान के सियासी ऑफिस के हेड भी हैं, उन्होंने कहा है कि एक और सेशन होना चाहिए। और कल तेहरान में पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुल्ला मुत्तकी के दरमियान भी मुलाकात हुई है, आपकी इत्तला के लिए। ऐसा कोई क़यामत नहीं आ गई अभी तक। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये संजीव जी कह रहे थे कि जी वो
नहीं, पाकिस्तान अच्छा, जो है, एक मिनट मेरी बात कंटिन्यू कीजिएगा, यानी कि आपकी इस बात से मैं ये समझूं कि बातचीत का, सुनिए तो अभी उसी को क्लियर कर रही हूँ, बातचीत का मौका अभी आगे और मिलेगा, मतलब रास्ते खुले हुए हैं दोनों के बीच में अभी? जी खत्म कहाँ हो गए रास्ते, आप तो पहले ही रास्ते बंद करके खड़ी हुई हैं। अच्छा, अभी 2 जुमले मैंने बोले, बात करने दिया करें, कुछ नहीं होता। अरे जनाब, आपने जो जानकारी दी, मैं आप ही के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, उन्होंने कहा था कि इस्तांबुल में 4 दिन की वार्ता विफल रही है। मैं वही पूछ रही हूँ कि अभी और 5वें दिन में उम्मीद है? जी बिल्कुल, उम्मीद से रहें आप, ठीक है, तो कह रहा हूँ मैं बार बार आपसे। अच्छा, आप ये संजय साहब कह रहे थे कि जी वो अफगान रेफ्यूजीज के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तो भाई जी आप ले लें, हमने तो 40 साल रख लिया और ईरान भी निकाल रहा है, आप रख लें, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमसे बिस्मिल्लाह कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपके 5 सफारती मिशन थे जो अगस्त 2021 में तालिबान ने बंद किए थे, इस इल्जाम पे कि इंडिया यहाँ पे ग्रुप्स में नफरत पैदा कर रहा है, असला और पैसे बांट रहा है। आपके 5 मिशन उसने बंद किए, एक काबुल में, कंधार में, हरात में, जलालाबाद में, मजार शरीफ में। फैक्ट चेक कीजिएगा। अब यह है कि इन्हीं तालिबान ने 1999 में आपका तैयारा अगवा किया था और 2008 में आपका सफारत खाना जला के खाक कर दिया था और 30 साल तक आपने शुमाली इत्तेहाद की हिमायत की थी इन्हीं तालिबान की मुखालफत में। अब ये इतना क्या प्यार आ गया तालिबान पे कि उनकी एक एक अदा पे आप 6-6 घंटे की ट्रांसमिशन कर देते हैं कि आप दिवाली का फंक्शन रखने की बजाय या उसकी सेलिब्रेशन जनता को दिखाने की बजाय हमें ये दिखा रहे होते हैं कि जनाब मुल्ला मुत्तकी ने आज नाश्ते में 2 अंडे खा लिए। अरे भाई हो गया, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? दिस इज नॉट सच ए थिंग कि जिसके लिए आप इतने आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहें। मुकीम अहमद, सुनिए, इंडिया परेशान इस चीज को लेकर नहीं, और इंडिया परेशान तो कतई नहीं है। दरअसल जो ख्वाजा आसिफ को हर बात पे जो इंडिया का फोबिया है ना, उस बात को लेकर चर्चा है कि यहाँ पर वार्ता विफल होती है, शांति वार्ता टूटने का ठीकरा इंडिया पर फोड़ देते हैं। और यही अभी हुमायूं इकबाल शमी भी यही बात कह रहे थे ना कि भाई यहाँ पर जब विदेश मंत्री आए अफगानिस्तान के तब हमले बढ़ गए, तब ऐसा हुआ। मैंने 2021 से अभी तक के बड़े हमले बता दिया। अरे अभी आए ना विदेश मंत्री, तो उसके पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में क्या बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े अच्छे। आप लोग रोज सुबह क्या मिठाइयां शेयर करते थे, तस्वीरें शेयर करते थे व्हाट्सएप पे गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेजेस के साथ। देखिए हमने 40 साल उसके साथ मोहब्बत निभाई है, अब अगले 40 साल आप सीधे बयान देते हैं आके यहाँ पे। अब आप निभा लें, हमने 40 साल निभा ली, अब अगले 40 साल आप उठा लें उन्हें अपने कांधों पे। हम तो ओपनली कह रहे हैं आपसे, आप एक्सेप्ट कर दें। अच्छा, अब आप इस बात को आप मान रहे हैं कि टीटीपी अब आपके लिए सरदर्दी बन गया है? वही टीटीपी जिसको बनाया तो आपने इसी उद्देश्य से था कि प्रॉक्सी चलेगी भारत, वो आपकी कठपुतली बनेगा और वो जैसे आप बोलेंगे कि स्टैंड अप वो स्टैंड अप होगा, सिट डाउन वो सिट डाउन होगा, और अब वो उल्टा आपके ऊपर पड़ गया। देखिए हम किसी को नेपाल, भूटान, मॉरिशस या श्रीलंका नहीं समझते, ये आपके लिए बड़ा क्लियर बता रहा हूं मैं। हम वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो आप करते रहे हैं 4 कंट्रीज के ऊपर और कश्मीर पे कर रहे हैं। अच्छा, हम किसी को बैकयार्ड या फुटबॉल या ग्राउंड नहीं समझते। क्या फार्मूला है वैसे? जस्ट बी क्लियर, वो फार्मूला वही है कि फॉल्स ऑपरेशन करो, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाओ, आपसे कंट्रोल को होते नहीं मुजाहिदीन, नाम पाकिस्तान का लगा देते हैं। आप ये समझते हैं कि अब ये यहाँ पे हमारी दाल नहीं गल रही तो ये कर लो, अफगान आपके हाथ एक नया बटेरा आपके हाथ आ गया। तो ये इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप आपने खुद ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया कि भाई अफगानिस्तान ने दिया ना, अफगानिस्तान भाई ओसामा बिन लादेन तो आपके घर से पाया गया। दूसरी बात ये हिजबुल मुजाहिदीन को पालते आप हैं, यहाँ पर हाफिज सईद को पालते आप हैं, और यहाँ से जो लगातार आप एंटी ऑपरेशंस चलाते रहे। कारगिल का युद्ध हमने देखा और आपने पीओके जिस तरह से हड़प के देखा, बलूचिस्तान की भी हालत देख लीजिए, कहीं वो भी इस रूप में ना चला जाए। आपको बार बार इंडिया की नीतियों की बात होती है ना। मैं जरा आपको बताऊं, आपको इस बात को समझना चाहिए, भारत की नीतियां अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ में अच्छी रही। जब जो मुश्किल हालात में रहे, हमेशा उनके, इवन तुर्की तक को हमने मदद किया उसकी मुश्किल परिस्थिति में। ये बात अलग है कि वो अपनी फितरत के साथ में, लेकिन हमेशा हमारी आदत है मदद करने की। आपकी आदत है पहले झपट्टा मारने की। आपने तो मोदी को भी इलेक्शन में बड़ी मदद की थी कि अब की बार वो ट्रम्प सरकार, अब वो कह रहा है 7 शाइनी प्लेन्स। तो अब आपको
समझ नहीं आ रही कि आप किधर जाएं और किधर से निकलें। अच्छा संजीव जी, मैं चाह रही हूँ कि मेरी जगह संजीव जी बताएं कि अभी इसी बात को लेकर बहुत उछल रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन अभी कुआलालंपुर में इस बात को तो लेकर क्लियर स्पष्टीकरण आया है कि पाकिस्तान के साथ में अगर उनकी दोस्ती है तो वो इंडिया के नाम पर नहीं होगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं मुकीम अहमद, कि उन्होंने जब दबाने की कोशिश की, इंडिया अपनी शर्तों के साथ में अड़ा रहा कि आप कुछ भी कीजिए, हम डरते नहीं है, ना हम दबेंगे। उनके फॉल्स जो तमाम दावे रहे उनको भी दरकिनार किया है, उनके मुंह पर बार बार समझना चाहिए मुकीम अहमद को। जी संजीव जी। नैना जी, मुकीम साहब, ऐसा लगता है कि आपका जो अफगानिस्तान को बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने को ख्वाब है, अब वो टूट चुका है। अब ये जो अफगानी है आपको बोझ लगने लगे हैं, है ना। जिस अफगानियों को आपने जो है पाला पोसा खड़ा किया, सारा तालिबान खड़ा किया, जब आपके ऊपर लगातार वो भस्मासुरों की तरीके से हमले कर रहे हैं, तो आप उन्हें इंडिया भेजना चाहते हैं। अरे अगर भारत के संदर्भ में अगर कुछ करना है, किसी को भेजना है, तो जो ऑक्युपाइड टेरिटरी आपने कर रखी है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो आप वहां पर छोड़ के हट जाइए और अपना जो बोझ है वो आप खुद संभालिए। भारत आपका बोझ क्यों उठाएगा? आपने ये बोझ खड़ा किया है। आप अफगान शरणार्थियों के साथ आपका ये जो व्यवहार है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। अब आपको ये बोझ लगने लगे हैं। आपके ये जो भाई बंधु हैं, ये आपके जो अपने लोग हैं, वो आपको अपने बोझ समझ में आते हैं। संजीव जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि संजीव जी, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ जो मुकीम अहमद बार बार कह रहे हैं कि आप ले जाइए, जब जम्मू कश्मीर में जब विकास होता है तो वहां पे बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की जनता यही तो देखकर बार बार कहती है कि भाई हम तो हिंदुस्तानी है या हमें हिंदुस्तान में जाना है। अगर ये अफगानियों को भी ले लेंगे तो सोचिए कितने खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान का हाल। ये जो पश्तूनों को आप बोझ समझ रहे हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक इससे आप नहीं निकलेंगे, तब तक ये अफगानिस्तान का जो संकट है वो सॉल्व नहीं होने वाला और वो बहुत गहरा होगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके इस स्टेटमेंट को और इसी तरीके के आपके व्यवहार की वजह से वो आपसे बहुत नाराज रहता है। वो आपके ऊपर हमले कर रहा है और आपकी ये जो सोच है उसको वो खत्म कर देना चाहता है। और ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है, उसको पश्तून बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप पश्तूनों को बोझ समझते हैं। पश्तूनों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं और उसी तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप बलूचों के साथ भी कर रहे हैं, हमारे कश्मीरियों के साथ भी कर रहे हैं, सिंधियों के साथ भी कर रहे हैं। आपको एकमात्र प्यारा प्रोविंस लगता है पंजाब, और जो सुन्नी डोमिनेशन वहां पे हो, और इस तरीके की जो आपकी एक दोयम दर्जे वाली विभाजनकारी सोच है, ये पाकिस्तान को कई भागों में विभाजित कर सकती है। आप जैसे बड़े पत्रकार हैं, आप तो वहां पे सारी स्थितियों को जानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके का जो स्टेटमेंट, इस तरीके की जो सोच आप जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक कि आप उन पश्तूनों को उचित सम्मान नहीं देंगे, उनको बोझ समझना बंद नहीं करेंगे, उनको अपने देश से अब उनको भारत आपको नजर आ रहा है, अभी तक अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड नजर आ रहा था। तो ये जो आपकी जो विफलताएं हैं, आपके जो ब्लंडर्स हैं, वो आपको अनेकों तरीके से घेर रहे हैं। और यही कारण है कि आप जो है बलूचों को भी नहीं शांत करा पा रहे हैं, पश्तूनों को भी नहीं शांत करा पा रहे हैं, और जब हर तरह से घिर जाते हैं तो फिर सारा ठीकरा भारत पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और यही तो बात है सर, यही बात है। लेकिन सबसे बात है कि सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन बात है समाधान निकालने की, क्योंकि विवाद होता है सरकारों के बीच में, लेकिन पिसती है वहां की आवाम, वहां की आम जनता। हुमायूं इकबाल शमी, क्योंकि आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए हैं, जरा मुझे एक बात बताइए, खासतौर से अगर व्यापारिक क्षेत्र से भी देखा जाए तो जब दोनों देशों के बीच में एक बड़ा विवाद होता है तो किस रूप में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे बात महंगाई हो, व्यापार के तौर पर हो, हर स्तर पे? ये हिंदी के 2-3 अल्फाज जरा इंग्लिश में बता दीजिए मुझे, जो प्रभाव शर्बात आपने बताया, मुझे नहीं हिंदी आती। इम्पैक्ट, प्रभाव मतलब होता है इम्पैक्ट। हाँ, नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपके साथ हमने अभी आपके साथ दुनिया की चौथी सो कॉल्ड बड़ी मईशत, तीसरी बड़ी आर्मी और दूसरी बड़ी एयरफोर्स के साथ हमने अभी मुकाबला किया है। कल भी उन्होंने, ट्रम्प साहब ने दोबारा को 30वीं दफा बताया कि 7 जहाज गिरा दिए पाकिस्तान ने, तो मैंने तीसरी नहीं, ये आपकी जानकारी सही नहीं है हुमायूं इकबाल शमी। ये 33वीं बात तो पहले बता चुके थे, आपके जरा नंबर्स आप ठीक करें।
पता है क्या है दिक्कत? इकबाल मोहम्मद शमी, सुनो, मैं जरा तमीज से बात करते हुए जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए हो आप, तो शायद आप उस चीज को समझाएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के विवाद में कैसे व्यापार प्रभावित होता है। लेकिन आपको तो एक ही रटाया जवाब देना है, आपको पता नहीं कहां से स्क्रिप्ट आती है। अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर लो भैया जरा। मैंने मेंशन किया है, कल कुआलालंपुर में तकरीर की आसियान इजलास में, मैं उसको मेंशन किया है। तो मैंने कहा कि हमने उनसे भी निबड़ लिया तो हमारी इंपैक्ट कोई नहीं पड़ा इकोनॉमी के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल हो गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे आपका ये देख लिया आपको, बल्कि हम शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें ये मौका दिया। उसकी वजह से अमेरिका से भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। हमारा सऊदी अरब ने तो डिफेंस पैक्ट कर लिया पाकिस्तान के साथ। उसने कहा कि जी ये हम यही मुल्क है जो ये तो यानी। और इस वक्त पाकिस्तान में आपको एक चीज और बता दूं कि एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना, वो उसकी जो फोर्स है वो चाइना के बाद सबसे बड़ी यहाँ पर वो बन चुका है, पावर बन चुका है। आप कोई और सब ये सारी दुनिया माननी शुरू हो गई, अमेरिका भी मानना शुरू हो गया। तो हमारे पे कोई खास इम्पैक्ट शॉर्ट वार में सबने अपनी जेबें भरी, यहाँ पे सारी सब अपनी जेबें भर रहे हैं। यही तो बात है। सुनो इकबाल हुमायूं शमी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि यही जो अभी बात यहाँ पर मुकीम जी कह रहे थे कि भाई अफगानिस्तानियों को आप पाल लीजिए, आपका मन भर गया, आपने उनको पूरा उनसे चूस लिया रहा, सब आप उनको फेंकना चाहते हैं। और इसी तरह का हाल देखिए जो आप अभी कर रहे हैं ना, वही आपके साथ में भी हो जाएगा। जिस तरह से फड़फड़ाने नहीं, हम फेंकना नहीं चाहते, हम फेंकना नहीं चाहते। उनका मुल्क है, वो यहाँ पे महाजर आए थे, शरणार्थी थे वो यहाँ पर, वो रेफ्यूजीज थे, रेफ्यूजीज ने वापस जाना ही जाना है। अब हम तो उनको और एक वक्त तक रखा था, अफगानिस्तान से था, लेकिन उनको जाना तो था। कभी भी पाकिस्तान ने उनको नेशनलिटी नहीं दी, ना कभी ऑफर की नेशनलिटी, कभी पाकिस्तान जी संभालते नहीं बन रहे क्या? नहीं तो क्यों संभाले? वो रेफ्यूजीज हैं, रेफ्यूजीज है, वो रेफ्यूजीज होता है जान छुड़ा के आने के लिए। अगर उसकी एक मजबूरी है, उसकी जान खतरे में, वो आ जाए। अब वहां पर 4 घूमते 40 साल में वहां पे तो आप तो ये इनके आपके एक साथी वो बता रहे हैं कि वहां पे तो बड़ी शांति हो चुकी है, अफगानिस्तान में तो जबरदस्त इकोनॉमी बड़ी तरक्की पे जा गई है, डेवलपमेंट हो गई है, फलाना हो गई, तो तुमको वहां जाना चाहिए। वो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? इनसे कहें ना कि उनको अफगानिस्तान को ये बात बताएं कि आपके यहाँ तो इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट, अभी आप ही के किसी बंदा बता रहा था कि ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई है, बड़ी तरक्की कर गया है अफगानिस्तान, ये कर गया, तो वहां पर इनको वापस ले जाए। उनको हमारे यहाँ तो चले, हम कमजोर मईशत सही, तो वहां ले जाए, वहां पर हमारे लिए तो नहीं। बाकी हमारे मुकीम साहब ने कहा आपको दर्द है तो आप रख लीजिए। तो बाकी ये कि उनका जो जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे बड़े ईमान से। वो अपने घर बेच रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, अपनी सारी चीजें ले जा रहे हैं। ईरान ने तो वहां से जहां से पकड़ के ट्रक में बैठाया, जो जिसके पास घर में सामान पड़ा वो सारे वो ले जा भी नहीं सके। हमने तो इससे ज्यादा और क्या इज्जत दें उनको? आपको इज्जत उनको रास नहीं आ रही, तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब वो तो मैंने तो पहले कह दिया, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके अफगानिस्तान के पीछे कौन है इस टाइम, अफगान तालिबान के पीछे कौन है, बस बिटवीन द लाइन बात वो है। ये आप क्या इज्जत देने की बात कर रहे हैं? ये डिग्निफाइड डिपोर्टेशन होता है, वो आपने नहीं किया। डेडलाइन सेट कर देते हैं, इस डेडलाइन के पीछे चले जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कोई तरीका होता है क्या डिपोर्टेशन का? डिपोर्टेशन कीजिए आप, कौन रोक रहा है, लेकिन उसको डिग्निफाइड तरीके से कीजिए, उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए। आप ना उनकी सरकार को सम्मान देते हैं, ना पश्चिमों को सम्मान देते हैं, ना शरणार्थियों को सम्मान देते हैं, और बात करेंगे कि आप जो है अफगानिस्तान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत संजीव जी की जब तक काम रहता है तब तक वो गले लगाएंगे, और जैसे ही काम निकल जाएगा तो उनको चूसेंगे और उन्हें मक्खी की तरह एकदम से फेंक देंगे। अब तो बात इस रूप में ऐसी ही नजर आती है। शरदिंदु जी, मुकीम अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, रिएक्शन लेती हूँ, फिर शरदिंदु जी का रुख कर रही हूँ। जी भाई आप बताते हैं कि अच्छा आप बताते हैं क्या उन्हें हाथी पे बिठा के भेजें या डोली में बिठा के भेजें, फिर आप लेंगे? क्या करें बताएं संजीव जी? मुझे एक बात बताइए, जो शालीनता से आएगा, जो वीजा के थ्रू आएगा, आपका उसमें अच्छा। तो मैं आपका भी स्वागत कर रही हूँ अगर आप वीजा के थ्रू आएंगे। जो गलत तरीके से आएंगे, पहले आपने उनको एक तरह से बहुत इस्तेमाल किया, और जब आपका मन भर गया तो अब आप इतने बुरे लगने लगे कि आप कह रहे हैं कि वो आपका एक तरह से आप पर बोझ बन गए। लेकिन बात ये है, मुझे लगता है कि मुकीम अहमद, यही जो इस तरह की टिप्पणियां, ये जो बातें होती है ना, ये पाकिस्तान के आवाम या अफगानिस्तान के आवाम या दुनिया के आवाम या हिंदुस्तान में बैठे जब लोग हैं, वो भी जब देखते हैं तो इस चीज को ही समझते हैं एक तरह से। शरदिंदु जी,
पाकिस्तान आज की डेट में जो यूएन के कन्वेंशन है रिफ्यूजी के, उसको मानने को तैयार नहीं है। अब वो तो रिफ्यूजी है, अफगानी है, पाकिस्तान तो अपने सोल्जर को भी डिसोन कर देता है। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर को जब हमने कैप्टिविटी में रखा था, जब उनको बंधक बनाया हुआ था लड़ाई के दौरान, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो इनको भी इन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला आप उनको कर लीजिए जो करना है, हमें नहीं चाहिए। तो अपने नागरिकों को जो डिसोन कर सकता है, जो कारगिल के समय अपने सैनिकों की डेड बॉडी को नहीं लेने के लिए आगे आया, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए वो बैकआउट कर जाता है, तो अफगान तो बहुत दूर की बात है। ये अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं करने के लिए तैयार है, अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, उनका जो लास्ट राइट का जो रिचुअल होता है उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। तो इस देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान आप बड़ा तरक्की कर रहा है, लेकिन आप IMF की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए, किस तरीके से आप बार बार लोन लेते रहते हैं, कैसे आपके $11 बिलियन की आपने हेराफेरी की, आयात और निर्यात में क्या जो मिसमैच आपने वर्ल्ड में सबमिट किया, तो इससे आपकी दुर्गति होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, कोई आपके ऊपर रिलाय नहीं करता है। आप एक रिलीजन का कार्ड प्ले करके पूरे विश्व में मिडिल ईस्ट के कंट्री से तमाम तरीके की एड चाहते हैं, वो आपकी मदद तो जरूर कर देते हैं, लेकिन आप ये गफलत में ना रहें कि आपको वो बहुत महान मानते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप रॉन्ग फुटिंग पे हैं। आप अफगानिस्तान की क्राइसिस समय आपके साथ कोई भी मुस्लिम देश नहीं खड़ा हुआ, एक्सेप्ट टर्की और कतर आपकी मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ है नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट में, इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनल प्रॉब्लम में हर जगह से घिरे हुए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कि सर समझे तभी समाधान निकलेगा, समझने की जरूरत है। इकबाल हुमायूं शमी, ये समझने की जरूरत है। और जैसा कि अभी हालांकि कहा है यहाँ पर, मैं जवाब देना चाहता हूँ जल्दी से प्लीज, फिर मुझे वाइंड अप करना है। जवाब देना चाहता हूँ मैं जरा जवाब दे दूं इनका। पहले इन्होंने कहा कि 93,000 सोल्जर रखे हुए थे, वहां 30,000 सोल्जर थे, 93 नहीं थे। बाकी जो थे सिविलियन पॉपुलेशन थी, जो सिविलियन लोग, सुन ले मैंने सुना आपकी सारा झूठ को सुना, ये भी सुन ले इसको, सारा झूठ सुनता रहा। बाकी वहां पे 1 डिवीजन फौज की टोटल पाकिस्तान की, बाकी छोड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इतिहास मत बताइए, आप ये भी कहेंगे कि बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ। ठीक है, आप सुन लेना, वही बात है ना सर, कि इतिहास या फिर फैक्ट से हमेशा भागने की कोशिश होती है और उसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश होती है। लेकिन अब जनता भी समझती है, और तालिबान और अफगानिस्तान के बीच के इस तनाव को लेकर पूरी दुनिया में भी एक बड़ी तस्वीर है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तनाव दोनों स्तर पर, बड़े स्तर पर देखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उम्मीद है कि शायद अफगान और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में अब एक बार फिर से जब वार्ता हो तो कोई मध्यस्थता निकले। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।